वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ इम्यूनिटी से। तो सुनो, हम हर दिन काफ़ी सारे इन्फेक्शियस एजेंट से मिलते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज़ होती है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी जो बॉडी है ना, वो कैपेबल है बाहर के किसी भी एजेंट से लड़ने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी, यानी कि ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसी को हम क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी बोलेंगे, राइट। अब इम्यूनिटी होती है अपने पास इननेट, एक टाइप की हो गई, दूसरी होती है एक्वायर्ड, यानी हमारे पास दो टाइप की इम्यूनिटी मिलने वाली है। इननेट यानी कि मेरे अंदर से पहले ही इनबिल्ट है। इननेट यानी कि जो कि आपके पास बर्थ से प्रेजेंट होती है, दैट इज योर इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये हमेशा ही एक्टिव रहेगी, चाहे आपके पास कोई पैथोजन आए, आपको कोई बीमार करने आए या फिर ना आए, ये हमेशा एक्टिव ही होने वाली है, राइट। इसके पास काफ़ी बैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू ये बाहर से लोगों की एंट्री अपने अंदर, बॉडी के अंदर नहीं करने देती, ठीक है। आगे सुनो, अपने पास कितने बैरियर होंगे? 4 होंगे। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल, थर्ड इज सेलुलर एंड फोर्थ इज इंटरफेरॉन, राइट। अब सुनो, फिजिकल बैरियर क्या होता है? तुम्हारी देखो खुद की बॉडी है, अब एक तरीके से स्किन एक तरीके से कवरिंग है ना पूरी बॉडी की, तो स्किन क्या है? एक तरीके से बैरियर है जिसकी वजह से काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाते। इसी तरीके से आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल, उसके ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। तो म्यूकस में क्या हुआ? एक तरीके से फिजिकल बैरियर हुआ, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं? स्किन और म्यूकस, जैसे ही कोई आता है माइक्रोब तो वो उसको वहीं पे पकड़ के बैठ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर, अब सुनो, अब तुम्हारे ना पेट में निकलता है एसिड। अब ज़रूरी तो नहीं एसिड सिर्फ तभी निकलेगा जब आप बीमार हो गए या फिर कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, हमेशा ही होता है ना एसिड। तो बेसिकली क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, याद रखना। नेक्स्ट है सलाइवा। अब सलाइवा तो माउथ के अंदर ऑल टाइम निकल रहा होता है, ऐसा थोड़ी है कि जब कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो ही सलाइवा निकलेगा। समझ में आ रहा है ना नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? इसी तरीके से टीयर्स, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है? आपके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर ग्रोथ नहीं करने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर के नाम से समझ में आ रहा है आप किसी ना किसी सेल की मदद से अपनी बॉडी को एक तरीके से बचाएंगे, ठीक है। नंबर 1 है WBC, हम सब जानते हैं, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। उसी की तरह PMN, न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये बेटा जी हेल्प करते हैं हमारे अंदर इम्यूनिटी को आगे स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मोनोसाइट, नेचुरल किलर्स, ये सारे के सारे ब्लड में रिलीज होते हैं। इसके अलावा होते हैं मैक्रोफेजेस। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है, फेजेस मतलब किसी चीज़ को खाना। जैसे ही इसे कोई माइक्रोब दिखेगा ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको निगल जाएगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। अब इसमें क्या होता है ना, मानो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 इस वाली सेल को हो गया इन्फेक्शन, ठीक है। अब ये वाली अच्छी सेल है तो बाकी की सेल्स की मदद करेगी ऐसे प्रोटीन्स निकाल के कि भाई प्लीज़ मेरे को क्या हो गया, बीमारी हो चुकी है, आप प्लीज़ बाकी की सेल्स मेरे से दूर चले जाओ। तो यानी कि अपने पास जो सेल इन्फेक्टेड है वो कुछ ना कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेंगी जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। यानी कि सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ एक प्रोटीन निकला जिसकी वजह से उसने बाकी लोगों को मदद की ताकि वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचा सके फर्दर इन्फेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब आपने हासिल किए, विरासत में नहीं मिली, ठीक है। तो ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब कि जब आपको कोई बीमार करने आएगा तो ही ये जाके एक्टिव होगी, उससे पहले एक्टिव नहीं हो सकती। तो ये मेमोरी, याददाश्त पे बेस करती है बेटा आपकी इम्यूनिटी। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आपको ना फर्स्ट टाइम हुआ है चिकन पॉक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माता, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम हमें होता है तो मम्मियाँ कहती है एक बार हो गया, दोबारा नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरी बॉडी उसको नहीं जानती ना कि भाई वो क्या चीज़ है, क्या चिकन पॉक्स है, क्या है क्या नहीं है। तो मेरी बॉडी क्या करेगी? लड़ेगी तो सही उससे, लेकिन कम लड़ पाएगी क्योंकि बॉडी को तो पता ही नहीं है, उस पर अचानक से अटैक हुआ है। लेकिन जब दोबारा से वो मेरे पास मुझे बीमार करने आएगा चिकन पॉक्स, तो मेरी बॉडी के अंदर पहले से उसके अगेंस्ट बीमारी से लड़ने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। तो यानी कि अपने पास मेमोरी है ना, वो पहचान गई मेरी बॉडी कि आए ये तो वही है जिसने मुझे बीमार किया था। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास ये जो मेमोरी के बेस्ड पे डिपेंड करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट।
तो इसमें अपने पास दो रिस्पॉन्स होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज एनामेस्टिक रिस्पॉन्स या फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मतलब जब आपकी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी से एक तरीके से एनकाउंटर कर रही है तो जो रिस्पॉन्स निकलता है उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब ये काफ़ी लो इंटेंसिटी का होता है क्योंकि भाई बॉडी को नहीं पता, अचानक से उस पर अटैक हुआ है, ठीक है। अब उसी टाइम पे ना, उसी टाइम पीरियड में वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है, दवाइयाँ, कि अगर दोबारा से इसने मुझे अटैक किया तो मेरे पास क्या रह सके ऑप्शन अवेलेबल हो, ठीक है। अब जब दोबारा से मेरे ऊपर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होएगा ना उसी पैथोजन के साथ, सेम पैथोजन, तो मेरे अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज, तो क्या होगा, उस रिस्पॉन्स को बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब देखो अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर में चोरी होगी तो तुम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे ना, लेकिन सेकेंड टाइम पे तो आप लोग होशियार रहोगे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े करके रखोगे ना, चौकन्ने रहोगे। तो इसी तरीके से जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी हाईली इंटेंसिफाइड होता है, काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि बॉडी को पता है कौन अपना कौन पराया है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, आखिरकार ये चीज़ें आ कैसे रही हैं? तो नंबर 1 बी लिम्फोसाइट, नंबर 2 टी लिम्फोसाइट, हमने ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली, अब इसको याद कैसे करोगे, कौन सी दवाई बना रहा है, कौन दवाई नहीं बना रहा। तो बी लिम्फोसाइट के नाम में क्या आ रहा है, बी, और एंटीबॉडीज के नाम में भी क्या आता है, बी। तो याद रखना बी सेल्स तो बनवाती है तुम्हारी एक तरीके से एंटीबॉडीज, ठीक है। कैसे बनाते हैं, काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको वो ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। लेकिन टी सेल्स ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ हेल्प करती हैं बी सेल्स की ताकि वो दवाइयाँ बना सकें, ठीक है। तो बी एक तरीके से क्या हो गया, एंटीबॉडीज, और टी सेल क्या करेंगे, एक तरीके से उसकी हेल्प करेंगी, ठीक है। अब अपने पास ना एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एंटीबॉडी कैसी होती है, तो सुनो, अपने पास एक हैवी चेन, सॉरी दो हैवी चेन हो गई और दो अपने पास हो गई लाइट चेन, H2L2 मॉलिक्यूल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आके अपने पास यहाँ पे एंटीजन आके चिपक जाएगा, जैसे कोई बीमारी आएगी तो यहाँ से हम उसको रिमूव आउट कर देंगे। तो ये होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके पास कितने चेन हुई, लाइट चेन 2 हुई, हैवी चेन भी 2 हुई। अब अपने बॉडी के अंदर ना काफ़ी तरीके की एंटीबॉडीज़ निकलती हैं, IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ निकल रही होती हैं, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, गेम से, ठीक है। किससे करोगे, गेम, G से IgA, IgG, A से IgA, M से IgM, E से IgE, ठीक है। अब A से कैसे याद रखोगे, IgA से कौन सी बॉडी निकल रही है, आप याद रखोगे कोलेस्ट्रॉम में जब फर्स्ट टाइम जब मम्मा मिल्क फीड कराती हैं तो उस टाइम पे अपने पास क्या निकलता है, IgA एंटीबॉडी। आप ये कैसे याद करोगे, क्योंकि हम बचपन में A फॉर एप्पल से ही स्टार्टिंग करते हैं ना, तो IgA मम्मा के थ्रू, IgE एलर्जी, तो E वाली कब रिलीज होती है, एलर्जी के टाइम, जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो सुनो, अपने पास अब रिस्पॉन्स भी होता है 2 तरीके का, नंबर 1 ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, नंबर 2 सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड के बारे में बात हो रही है, यानी कि ब्लड के अंदर, अब ब्लड के अंदर किसने दवाइयाँ छोड़ी थी, बी सेल्स ने, तो यानी कि एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर मिली, किसके थ्रू, बी सेल्स के थ्रू, इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये है CID, इसको सब पता है किसने क्या जुर्म किया, किसने क्या जुर्म नहीं किया। तो बेसिकली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसके नाम में समझ में आ रहा है, सेल को याद है कौन अपना है कौन पराया, यानी कि मेडिटेशन, ध्यान में लगी रहती है बेटा अपने पास टी सेल्स, उसको पता है कि अपने पास ना ये फर्स्ट टाइम आया था, ये सेकंड टाइम आया है, या मेरी बॉडी की कौन सी चीज़ें हैं, बाहर की बॉडी की कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जब हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं ना, लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी, तो अपनी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक कि वो आपके नोन में ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी जो टी सेल्स है ना, उसको सब पता है कौन सी अपनी है, कौन सी चीज़ बाहर से है, ठीक है। तो वो रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ग्राफ्ट्स क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, या तो हो सकता है पहले हो जाए या फिर कुछ टाइम बाद जाके हो जाए। तो इसीलिए आपको टिश्यू मैच करा लेना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करा लेना चाहिए, ताकि आगे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए।
है ना। बट अगर तुम्हारे पास नहीं मिल पाए कोई अच्छे से डोनर, तो आप लोग क्या करोगे, उस पेशेंट को उसकी पूरी लाइफ में आप इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन दोगे ताकि उसकी इम्यूनिटी सप्रेस रहे, उसको याद ही ना हो कौन अपना है कौन पराया है। इससे वो बॉडी, यानी जो हमारी जो बॉडी है वो एक आती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक आती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, उसी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे ही कोई होस्ट उसके सामने एंटीजन आया, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो या फिर डेड माइक्रोब हो, ठीक है, एंटीबॉडीज बनी उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हुई, एक्टिव इम्यूनिटी बनी। अब ये काफ़ी स्लो होती है, इसको टाइम लगता है फुली रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इम्यूनाइजेशन कराते हैं, ठीक है, तो धीरे 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 करके आपकी बॉडी क्या करती है, एक्सेस गेन एक्सेस करती है ताकि वो क्या कर सके, अपने आप एक तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करवा सके। ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज ना बनाए, बाहर से जब आपकी एंटीबॉडीज डलवाई जाए आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। यानी जब रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके खुद की बॉडी में डलवाई जाए उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ताकि आप लोगों को बीमारी ना हो सके। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि कोलेस्ट्रॉम, यानी कि जो मम्मा जब फर्स्ट टाइम जब हमें जो फर्स्ट टू 15 डेज तक जो मिल्क निकलता है, तो एक तरीके से उसको हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, राइट। अब उस टाइम पे एंटीबॉडीज बनती हैं उस मिल्क के अंदर, जिसे कहते हैं IgA। अब IgA एंटीबॉडीज अपने आप को, अब IG एंटीबॉडीज आपको खुद मिली है या फिर आपकी बॉडी में डलवाई गई हैं, तो वो होगा पैसिव इम्यूनिटी ना। ठीक है, इसी तरीके से आप जब मम्मा के अंदर थे तो प्लेसेंटा के थ्रू भी काफ़ी सारी एंटीबॉडीज ट्रांसमिट हो रही थी आपके अंदर, तो वो भी एग्जांपल किसका होगा, पैसिव इम्यूनिटी का। अब आता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन हो या इम्यूनाइजेशन हो, दोनों ही मेमोरी बेस्ड प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, क्योंकि इनको पता है कौन अपना है कौन पराया है। जैसे कि वैक्सीनेशन में क्या होता है ना, कोई इनएक्टिव या कोई वीक पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अब आपकी बॉडी क्या बनाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी, फिर न्यूट्रलाइज कर देगी उसके इफेक्ट को, दैट्स इट। ठीक है, बट ये कर कैसे पाई, क्योंकि इसके पास मेमोरी है, बी सेल्स, टी सेल, जिसको पता है कि ये फर्स्ट टाइम मेरे से टकराया था, ये सेकंड टाइम, तो मान लो फर्स्ट टाइम आपको कभी बीमारी हुई होगी, अब जब सेम पैथोजन आपके पास सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ उसके साथ, तो आपकी बॉडी ने खूब सारी एंटीबॉडीज निकाल के दी। ठीक है, अब होता है आपके पास एक वैक्सीनेशन हो गया है ना, अब आता है आपके पास इम्यूनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सुनो, अब मान लो किसी को सांप काट गया, तो आप लोग क्या वेट करोगे कि भाई इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी अपने आप बनेगी, इसकी बॉडी खुद लड़ेगी, सांप के अगेंस्ट जहर बनाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आप क्या करोगे, पहले से ही बनी बनाई दवाइयाँ उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवा दोगे, इसी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि टेटनस के केस में, स्नेक बाइट के केस में हो गया। इसके अलावा अपने पास रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है, काफ़ी सारी एक तरीके से दवाइयाँ बना रही है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर ईस्ट के थ्रू हम बनवा रहे हैं काफ़ी सारी वैक्सीन्स। ठीक है, लार्ज स्केल पे, जैसे कि हमने बनवाई भी है हेपेटाइटिस B, ठीक है, ईस्ट के थ्रू। अब आता है एलर्जी। आप लोगों ने कभी सोचा, जब आप कभी नई जगह पे जाते हो, अचानक से आपको सर्दी जुकाम पता नहीं क्या क्या हो जाता है बिना किसी रीज़न के, लेकिन जैसे ही आप रिटर्न हुए अपने घर पे वापस आए, सारे के सारे सिम्टम्स चले गए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के जब रिस्पॉन्स दिखाए ना, आपका इम्यून सिस्टम, उसे कहते हैं एलर्जी। क्यों दिखाया, क्योंकि कुछ एलर्जेंस प्रेजेंट थे। एलर्जेंस मतलब जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुई है, जैसे कि हो सकता है डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर हो सकता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज कौन से रिलीज होंगी इस टाइप पे, IgE टाइप रिलीज होंगी। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होंगे खुद ही सोच के देखो, नाक बहेगी, वाटरी आइज, नीजिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज हुए, किसने, मस्ट सेल ने रिलीज किया आपकी बॉडी से, मास्ट सेल ने। नंबर 1 हिस्टामिन, नंबर 2 सेरोटोनिन। अगर ये आपके अंदर केमिकल रिलीज हुए तो दवाइयों में क्या दोगे, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टीरॉइड्स दोगे, जिससे कि सिम्टम्स चले जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में बेटा मॉडर्न डे लाइफस्टाइल आ चुका है, जिससे कि अपनी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। ठीक है, हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं और आप लोगों को पता है कितनी एलर्जी, अस्थमा फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग है ही नहीं इतने सेंसिटिव, है ना, बिल्कुल सेंसिटिविटी मेरी लो हो चुकी है। अब आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी आपके ही अगेंस्ट काम करने लगे, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी।
ठीक है। अब हो सकता है कोई जेनेटिक रीज़न हो या कोई अननोन रीज़न हो, आपकी बॉडी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन बॉडी। अब ह्यूमन इम्यून सिस्टम किस किस चीज़ से बना है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, कुछ एंटीबॉडी से बना है। ठीक है। अब इम्यून सिस्टम काफ़ी मेन रोल प्ले करता है एलर्जी में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एंड सो ऑन। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, उसी को लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहेंगे। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरीके के, प्राइमरी बोन मैरो है ना, थाइमस, सेकेंडरी काफ़ी सारे पेयर्स, पैचेस हो गए, आपके पास स्प्लीन हो गया, ये सब हो गए। ठीक है। अब तुम्हारे पास जो बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, आखिरकार यहाँ पे होता क्या है, तो अपने पास जो लिम्फोसाइट्स है ना, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, है ना, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स मैच्योर करवा के देते हैं ताकि वो पहचान सकें कि हमें किस तरीके से काम करना है। अब जैसे आप लोग फौजियों को ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आप लोग उनको कहाँ भेजोगे, सीमा पे भेजोगे लड़ने के लिए, सरहद पे। तो इस तरीके से जैसे ही मैच्योर हुए, अब उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास भेज दो। एग्जांपल स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, ये सब हो गए। ठीक है। तो एक तरीके से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, युद्ध मैदान, जहाँ पे रियल में इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन। ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है जहाँ पे सारी की सारी ब्लड सेल्स बनती हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। थाइमस क्या है, हार्ट के पास में प्रेजेंट है, ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट है। सुन के हैरानी होगी, अपने जब हम बर्थ हमारा जब होता है तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे धीरे 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 आप बड़े होते तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा 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 हो जाता है। ठीक है। तो आपने सुना भी होगा, आज के टाइम पे जो मम्मी है ना, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है बच्चों को लेके, बिल्कुल धूल गंदगी से बिल्कुल दूर रखते हैं। बट पहले के टाइम पे दादी नानी वगैरह क्या होती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा खेल रहा खेलने दो। क्यों, उनको साइंस नहीं आती लेकिन उनमें दिमाग है, क्योंकि अपने पास ना सॉइल के अंदर काफ़ी सारे एंटीजन्स प्रेजेंट है ना, एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे प्रेजेंट है। अब वो एंटीजन उस बच्चे से टकराए, अब टकराए, बीमारी हुई, उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई। अब जब कभी वो आगे जाके बीमार पड़ा ना, तो उसकी एंटीबॉडीज़ उसके सामने ढाल बन के खड़ी थी, उसकी बॉडी बीमार पड़ ही नहीं पाई क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बननी पड़ी है दवाइयाँ। थाइमस काफ़ी मेन रोल प्ले करता है, लेकिन जैसे आप बड़े हो गए साइज उसमें, अपनी एज में, उसका साइज़ काफ़ी कम होता जाता है। ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो और थाइमस दोनों ही माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो सके या मैच्योर हो सके टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन काफ़ी लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, इसके पास लिम्फोसाइट्स, फेजोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये छननी की तरह काम करता है, इसके पास ना एक तरीके से फिल्टर वाला सिस्टम प्रेजेंट है, जितने भी जो ब्लड के अंदर जो घूम रहे हैं इधर उधर एंटीजन्स, उसको वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। तो स्प्लीन एक तरीके से क्या है, लार्ज रिजर्वियर भी है एरिथ्रोसाइट का। ठीक है। इसके अलावा लिम्फ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई दिखा उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। अब वो जैसे ही पकड़ के बैठे, इन्होंने सिग्नल भेजा, अब एक्टिव हो जाएंगे लिम्फोसाइट्स, तो इस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा। नेक्स्ट है अपने पास माल्ट। अब माल्ट क्या होता है, देखो एम से म्यूकस, साथ में लिम्फॉइड टिश्यू। देखो म्यूकस तो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट था, कहाँ कहाँ पे, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल। इसके अलावा लिम्फॉइड टिश्यू भी प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। आपकी खुद की बॉडी के अंदर 50% लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है। तो इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।